सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में मनदीप। खबरों की शुरुआत करते हैं। यूके ट्रिपल एससी पेपर केस से जुड़ी बड़ी खबर है। यूके ट्रिपल एससी पेपर सेट के वायरल होने के मामले की जांच अब सीबीआई ने शुरू कर दी है। देहरादून में सीबीआई ने केस दर्ज कर लिया है। सीबीआई ने एसआईटी से जुड़ी केस की पूरी जांच डायरी ले ली है और सीबीआई पेपर वायरल करने की साजिश और उसके नेटवर्क और आयोग से जुड़े अधिकारियों की भूमिका की पड़ताल करेगी। सीबीआई की देहरादून डिवीजन पूरे मामले की अब जांच कर रही है। आपको बता दें कि 21 सितंबर को हरिद्वार के एक एग्जाम सेंटर से यूके ट्रिपल एससी पेपर का एक सेट वायरल हुआ था, जिसके बाद में पुलिस ने मामले में आरोपियों को गिरफ्तार भी किया था और उसके बाद में छात्रों की मांग पर सीएम धामी ने सीबीआई जांच की सिफारिश की थी, जिसके बाद अब सीबीआई ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। सीबीआई ने टेकअप कर लिए हैं। मुझे पता चला वहाँ पे उन्होंने एफआईआर भी रजिस्टर भी कर ली है। वो अभी सीबीआई विल स्टार्ट देयर इन्वेस्टिगेशन। हमारी तरफ से जो भी इन्वेस्टिगेशन हुआ है उसका केस डायरी जो भी है उनको ट्रांसफर कर दिया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ यूके ट्रिपल एससी पेपर मामले में एक सदस्यीय आयोग की जांच और जनसुनवाई भी लगातार जारी है। जस्टिस यूसी ध्यानी की अध्यक्षता में गठित जांच आयोग सोमवार को हरिद्वार पहुंचा, जहां पर एचआरडीए के सभागार में आयोग ने जनसुनवाई के दौरान अभ्यर्थियों, अभिभावकों और अन्य स्टेक होल्डर से सुझाव लिए हैं। सभागार में मौजूद तमाम अभ्यर्थियों ने यूके ट्रिपल एससी की परीक्षा को बेहतर बनाने के लिए तमाम सुझाव दिए, जिनमें सबसे ज्यादा सुझाव मैदानी क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए गढ़वाली कुमाऊनी बोलियों पर आधारित प्रश्न पूछे जाने को लेकर आए और कुछ अभ्यर्थियों ने परीक्षा केंद्र दूर होने पर आपत्ति भी जताई। हम हरिद्वार के आने वाले हैं सर। हमें उत्तरकाशी, धूमाकोट, पौड़ी, टिहरी, रुद्रप्रयाग तक सेंटर दे देते हैं। इससे प्रॉब्लम क्या होती है? सर इससे आने जाने में सर हमें आर्थिक रूप से हमें थोड़ा दिक्कत प्रॉब्लम होती है। इसमें सर आने जाने में समस्या होती है। सर वहाँ का वेदर सही नहीं है। दिक्कत तो इतनी होती है, जैसे कि हमें पता है कि 20 नंबर की हिंदी आनी है। उस 20 नंबर की हिंदी को ख़त्म करके इन लोगों ने 12 से 13 नंबर की पहाड़ी भाषा के क्वेश्चंस ये लोग डाल रहे हैं। समस्त स्टेक होल्डर्स जैसे छात्र हैं, परीक्षा केंद्र में जो केंद्र व्यवस्थापक थे और उनसे विचार लिए जा रहे हैं कि उनके सेंटर से अगर कोई खामियां रही हों या परीक्षा में किस तरह आगे सुधार किया जा सकता है। उत्तराखंड में एंट्री के लिए अब गाड़ियों को ग्रीन टैक्स देना होगा। राज्य सरकार दिसंबर से ग्रीन सेस लागू करने जा रही है और इसके लिए राज्य की सीमाओं पर 37 एंट्री पॉइंट्स पर ANPR कैमरे लगाए जा रहे हैं। ये कैमरे गाड़ियों की नंबर प्लेट स्कैन करेंगे और फास्टैग से धनराशि काटेंगे। एक बार एंट्री का सेस 24 घंटे के लिए मान्य होगा और सरकार को इससे हर साल लगभग 100 करोड़ राजस्व मिलने की उम्मीद है। सेस की दरें भी तय हो गई हैं। कार के लिए 80 रुपए, यात्री बस के लिए 140 रुपए और मालवाहक यात्रियों के लिए 250 रुपए और भारी मालवाहक गाड़ियों के लिए 700 रुपए ग्रीन टैक्स तय किया गया है। हालांकि बाइक, CNG और इलेक्ट्रिक गाड़ियों को टैक्स से छूट रहेगी। ये बसेस जो होगी अलग अलग वाहनों के अलग अलग ग्रीन सेस का मानक मेंशन करके रखा है जियो में। तो इससे जो पूरा एक किटी बन जाएगी वहाँ पे, उसको पर्यावरण सुरक्षा के साथ साथ ट्रैफिक डिकंजेशन के लिए भी जो है उसको यूज़ किया जाएगा। तो ये अपने आप एक अभिनव प्रयास है। देहरादून से बड़ी खबर है। सीएम धामी को बिहार से चुनाव प्रचार के लिए बुलावा आया है और सीएम धामी 30 अक्टूबर को चुनाव प्रचार के लिए बिहार जाएंगे और सीएम धामी मोतिहारी जिले में 2 जनसभा करेंगे और मोतिहारी के कल्याणपुर में सीएम की पहली जनसभा होगी। तो वहीं हरसिद्ध विधानसभा में दूसरी जनसभा करेंगे और सीएम धामी दूसरी बार बिहार विधानसभा चुनाव के लिए जा रहे हैं। बिहार चुनाव में प्रचार के लिए सीएम धामी की लगातार डिमांड आ रही है, इसलिए सीएम का फिर से कार्यक्रम तय किया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को सचिवालय में सतर्कता हमारी साझा जिम्मेदारी थीम पर आधारित जन जागरूकता कार्यक्रम का शुभारंभ किया। यह जन जागरूकता कार्यक्रम प्रदेश भर में विभिन्न माध्यमों से राज्य स्थापना दिवस 9 नवंबर तक चलाया जाएगा। सतर्कता
जागरूकता सप्ताह अभियान सबकी साझी जिम्मेदारी, ऐसी थीम के साथ ये सप्ताह प्रारंभ हुआ है और इसमें सभी विभागों को, उनके विभागाध्यक्षों को, सभी विभागों के जो सचिव, प्रमुख सचिव, सभी से अपेक्षा की गई है कि किसी भी कीमत पर भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए काम में। 9 नवंबर को उत्तराखंड अपनी स्थापना के 25 गौरवशाली वर्ष पूरे कर 26वें साल में प्रवेश करेगा। राज्य सरकार ने 1 नवंबर से 11 नवंबर तक रजत जयंती समारोह का ऐलान किया है। इस खास मौके पर देश की 2 सर्वोच्च संवैधानिक हस्तियां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड आएंगे। आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। जन संघर्ष और जोश से तपकर निकला उत्तराखंड अब रजत जयंती मना रहा है। 1 से 11 नवंबर तक पूरा प्रदेश जश्न के रंग में डूबेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 नवंबर को देहरादून पहुंचकर सैन्य धाम का लोकार्पण करेंगे और कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे। नई दूरी तय करेंगे, एक लंबी उड़ान यहाँ से राज्य की आगे बढ़ेगी। उसमें राष्ट्रपति महोदय का भी हमको संबोधन प्राप्त होगा और माननीय प्रधानमंत्री जी का हमेशा से ही उत्तराखंड से एक विशेष लगाव है। उनके दिल में उत्तराखंड बसता है और हर एक उत्तराखंड वासी के दिल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस दशक को उत्तराखंड का दशक बनाने के लिए अपने कामों से, समर्पण से उसको साकार करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। समारोह की शुरुआत 1 नवंबर को लोक पर्व इगास से होगी, यानी उत्तराखंड अपनी परंपरा के उत्सव से रजत जयंती की शुरुआत करेगा। 3 नवंबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू विधानसभा के विशेष सत्र को संबोधित करेंगी। वो उत्तराखंड विधानसभा को संबोधित करने वाली देश की दूसरी राष्ट्रपति बनेंगी। सरकारें अलग अलग दलों की हो सकती हैं, लेकिन 2000 से पहले का राज्य और आज 25 वर्ष में कितना गुणात्मक सुधार उसमें हुआ है, उसकी चर्चा हो। भविष्य के अंदर हम क्या दिशा राज्य को मिलनी चाहिए, इस पर सुझाव आए, इस दिशा के अंदर चर्चा आगे बढ़ती है तो निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि राज्य के लिए मील का पत्थर साबित होगी। मैं मुख्यमंत्री जी का आभारी इस बात पे हूँ कि इस रजत जयंती वर्ष में देश के दोनों प्रमुख हस्तियां 1 नवंबर को बीजेपी विधायक अपने गांव में इगास मनाएंगे, जबकि विशेष सत्र में राज्य की 25 साल की विकास यात्रा और अगले 25 साल का रोड मैप तय होगा। मुख्यमंत्री धामी का कहना है कि रजत जयंती समापन नहीं, उत्तराखंड के स्वर्णिम भविष्य की शुरुआत है। देहरादून से न्यूज 18 के लिए सुनील नौप्रभात की रिपोर्ट। देहरादून के रायपुर इलाके के बालावाला में रंगदारी न देने पर एक दुकानदार पर जानलेवा हमला किया गया, साथ ही उसकी दुकान से नकदी और सामान भी लूट लिया गया। दरअसल साईं जनरल स्टोर चलाने वाले अभिषेक सिंह से दबंग 20,000 रुपए रंगदारी के मांग रहे थे, जिसे मना कर देने पर दबंगों ने उस पर जानलेवा हमला किया, जिसका वीडियो भी सामने आया, जिसमें साफ दिख रहा है कि दबंगों ने पहले अभिषेक सिंह को लात घूंसों से मारा, फिर पत्थरों से मारने लगे और पुलिस ने मामले में केस दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। बागेश्वर जिला अस्पताल के बाहर आज दोपहर उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक गाय पुलिस बैरिकेड में फंस गई। सिर फंसते ही गाय बेकाबू हो गई और खुद को छुड़ाने की कोशिश में सड़क पर दौड़ने लगी। कुछ दूरी पर गिरने के बाद में मौके पर मौजूद लोग सहम गए, लेकिन राहत की बात यह रही कि कोई वाहन उस समय सड़क पर नहीं था। पुलिसकर्मियों और स्थानीय लोगों ने मिलकर कई मिनट की मशक्कत के बाद में गाय को सुरक्षित बाहर निकाला। फिलहाल गाय सुरक्षित है और कोई घायल नहीं हुआ है। लैंसडाउन के जहरी खाल के 6 से ज्यादा गांव में इन दिनों भालू का आतंक है। तल्ली खेड़ी इलाके में भालू ने एक गौशाला के अंदर बंधी गाय को अपना शिकार बना लिया। वहीं घटना के बाद ग्रामीणों में डर का माहौल है। ग्रामीणों का कहना है कि क्षेत्र में लगातार भालू की गतिविधि बढ़ रही है। गांव में हालात ये हैं कि शाम होते ही लोग अपने मवेशियों को गौशाला के भीतर बंद कर देते हैं और पूरी रात पहरा देने को मजबूर है। ग्रामीणों का कहना है कि मवेशियों के साथ ही बच्चों और बुजुर्गों की सुरक्षा को लेकर भी बेहद चिंतित है।
गांव में भालू की इतनी दहशत बनी है कि मतलब रात रात में वो गौशाला फाड़ के गायों को मार दे रहा है और गांव में बहुत ज़्यादा डर लग रही है, परेशानी है बहुत। हाँ, क्षेत्र के लोगों की बड़ी शिकायत है कि भालू की मूवमेंट लगातार क्षेत्र में है, गाँव में है, तो वन विभाग को कह दिया गया है कि लगातार निकलता पड़ा है। देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सांसद खेल महोत्सव का शुभारंभ किया। वहीं सीएम धामी ने कहा कि सरकार खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। सीएम धामी ने यह भी कहा कि लोक खेलों को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। सीएम धामी ने बच्चों से कहा कि वे खेल महोत्सव में पूरे उत्साह के साथ में खेलें। वहीं खेल महोत्सव में सीएम धामी ने खिलाड़ियों के साथ में कबड्डी भी खेली और खिलाड़ियों को हौसला भी बढ़ाया। वहीं सीएम धामी ने कहा कि राज्य के 8 प्रमुख शहरों में 23 खेल एकेडमी की स्थापना की जा रही है, जिनसे हर साल 1000 खिलाड़ी निकलेंगे। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी की। ये तस्वीरें युवा शक्ति का उत्सव और खेल महोत्सव में मुख्यमंत्री शामिल हुए थे, जहां पर बच्चों से मुलाकात की, उनका हौसला अफजाई की। इस खेल महोत्सव के माध्यम से हमारे सभी खिलाड़ियों को, छात्रों को, छात्राओं को अपनी प्रतिभाओं का प्रदर्शन का अवसर मिलेगा, खेलों के क्षेत्र में आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा और हम राज्य के अंदर प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से खिलाड़ियों के उत्थान के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए, जहां हमने नई खेल नीति प्रारंभ की है, मुख्यमंत्री उदयमान खिलाड़ी योजना प्रारंभ की है, हम राज्य के 8 प्रमुख शहरों में 23 खेल अकादमियों का निर्माण भी कर रहे हैं। बटोगे तो कटोगे, ये नारा दिया था यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने। महाराष्ट्र और हरियाणा में बीजेपी को इसका फायदा भी मिला। अब उत्तराखंड में 2027 के चुनाव से पहले कांग्रेस ने इसी नारे को उठा लिया है। आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। मायावती जी आई, वोट काटे, यूपी में अन्य स्थानों में कांग्रेस कमजोर हुई, लाभ किसको हुआ? भारतीय जनता पार्टी को। हम बटे, हम कटे और वो वहां पहुंचे। ये हैं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महरा। कांग्रेस के अनुसूचित जाति विभाग की बैठक में बोलते हुए महरा ने कहा, कांग्रेस ने हमेशा दलित, पिछड़ों और वंचितों के अधिकार के लिए काम किया, लेकिन साजिश के तहत कांग्रेस का वोट बैंक तोड़ा गया और इसका सीधा फायदा बीजेपी को मिला। महरा ने कहा कि हम बटे तो हम कटे और बीजेपी शीर्ष पर पहुंच गई, यानी बीजेपी के नारे को कांग्रेस ने अब अपने हक में मोड़ लिया। हम कांग्रेस के लोगों ने, पुराने पुरोधाओं ने जो छुआछूत को खत्म किया था, जातीय भेदभाव को खत्म किया था, उसको बढ़ाने का जो काम कर रहे हैं, उनको मदद मिली है। उनकी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की नौकरी में बहुत दिक्कतें आई हैं, इसलिए मैंने इस शब्द का इस्तेमाल किया ताकि एक रहो, अपने अधिकारियों के लिए लड़ो, संविधान की रक्षा के लिए लड़ो। बीजेपी ने इस पर पलटवार किया। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि कांग्रेस सिर्फ नारों की पार्टी बनकर रह गई है। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा, देर से ही सही कांग्रेस को सच्चाई समझ में आई। वो केवल नारों तक ही सीमित रहे, उससे देश का भला नहीं हुआ है। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, ये मंत्र लेकर जो आज काम किया जा रहा है, एक कार्य संस्कृति देश में आई है, वो सबके उत्थान के लिए। तो शुरू से कह रहे थे, हम तो कहते कि भाई बटोगे तो कटोगे, ये भाव के साथ अगर आज कांग्रेस के मन में भाव आता है तो निश्चित रूप से देवभूमि के लिए पहली बार कांग्रेस द्वारा एक सार्थक बात की गई है। असल में पूरा मामला वोटों की गणित का है। एक दशक से सत्ता से बाहर रहने के बाद कांग्रेस 2027 में हर हाल में वापसी चाहती है। ऐसे में राज्य में करीब 19% दलित वोटर्स हैं, जिन्हें साधने की जंग अब तेज हो चुकी है। एक तरफ हरीश रावत ब्राह्मण कार्ड खेल रहे हैं तो दूसरी तरफ करण महरा दलित कार्ड, और इसके लिए बीजेपी का नारा उधार भी लेना पड़े तो कांग्रेस को इससे परहेज नहीं। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। नैनीताल शहर और कैचीधाम में लगातार ट्रैफिक को लेकर समस्या बनी है। दोनों जगह पर यात्रियों को लगातार जाम का सामना करना पड़ा। प्रशासन के इंतजाम भी नाकाफी नजर आए। तो वहीं हल्द्वानी में भी जाम को लेकर समस्या बढ़ती जा रही है। नैनीताल और कैचीधाम जाने वाले यात्री
हल्द्वानी होकर ही यहां पर जाते हैं। वहीं हल्द्वानी एसपी सिटी का कहना है कि जाम से निपटने की लगातार कोशिश की जा रही है। अल्मोड़ा की चौखुटिया में स्वास्थ्य सुविधाओं की मांग को लेकर जन आंदोलन तेज हो गया है। 26 दिन से चल रहे इस आंदोलन की गूंज अब नैनीताल से लेकर देहरादून तक पहुंच चुकी है। आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। 1984 में नशा नहीं रोजगार दो आंदोलन का गढ़ रहा चौखुटिया अब मिशन स्वास्थ्य के लिए सड़कों पर है। गेवाड़ घाटी से लेकर खनसर और आसपास के गांव के लोग बेहतर इलाज की मांग को लेकर आंदोलनरत हैं। इलाके के लोग मानते हैं कि अस्पताल की बदहाली ही पलायन की सबसे बड़ी वजह है। आंदोलनकारी अब आर पार की लड़ाई के मूड में है। भारत का संविधान कहता है कि राज्य सरकार अपने नागरिक के प्रथम मौलिक अधिकार स्वास्थ्य की रक्षा करे, चाहे वो कैसे भी करे, कोई भी बहाना या हवाला नहीं दे सकती है। वो उनका आज हम बच्चों के लिए आए हैं, ठीक है। पहले हम मरेंगे फिर बच्चे मरेंगे। हम क्रोध के भरे हुए, हमको मत छोड़ो, बाकी हम कह नहीं सकते। अगर मरीज आता है तो यहाँ से तुरंत शीघ्र रेफर हो जाता है। यहाँ बल्कि आज ही हमने देखा हुआ था कि किसी की एक उंगली भी कटती है तो उसे भी रेफर कर दिया गया। और रेफर करते हैं या तो यहाँ से रानीखेत या हल्द्वानी, वो वहाँ तक पहुँच नहीं पाता है, वो रास्ते में ही दम तोड़ देता है। चौखुटिया अस्पताल 3 विधानसभा क्षेत्रों की जनता के लिए स्वास्थ्य सेवा का केंद्र है, लेकिन पिछले 25 सालों में ये अस्पताल रेफर सेंटर से आगे नहीं बढ़ पाया। 2.5 लाख की आबादी वाले इस क्षेत्र में डॉक्टरों और सुविधाओं की भारी कमी है। आंदोलन के दबाव में सरकार ने कुछ नियुक्तियां की, लेकिन वे अधूरी रह गयी। अब कमिश्नर कुमाऊं व्यवस्थाएं सुधारने की बात कर रहे हैं। मुख्य डिमांड तो ये थी कि जो CHCS को अपग्रेड किया जाए, और इसमें सीएम साहब की पहल पे 2 दिन के अंदर ही इसका जियो हो गया था उसका अपग्रेड होने का। 30 बेड्स का वर्तमान में है और 50 बेडेड इसको कर दिया गया है। कुछ स्पेशलिस्ट की अब जरूर कमी है, केवल चौखुटिया में नहीं, इनफैक्ट हमारी CHCs में स्पेशलिस्ट की कमी है, जिसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने समय समय पे इन पदों को भरने के लिए अपनी ओर से वो एफर्ट्स कर रहे हैं। स्वास्थ्य सुविधाओं का बुरा हाल सिर्फ चकुटिया ही नहीं बल्कि आसपास के तमाम स्वास्थ्य केंद्रों का हाल कुछ ऐसा ही है। ये हालात तब हैं जब जिले के प्रभारी मंत्री ही स्वास्थ्य मंत्री हैं। ऐसे में जनता के स्वास्थ्य की चिंता राम भरोसे है। अगर हालात नहीं बदले तो ये लड़ाई लंबी खिंचती हुई दिखाई दे रही है। अल्मोड़ा से किशन जोशी के साथ वीरेंद्र बिष्ट, न्यूज 18 नैनीताल। उत्तराखंड में जल जीवन मिशन और पानी के कनेक्शन को डिजिटल करने की बात हो रही है, लेकिन जब नल में जल ही नहीं होता तो स्कीम को डिजिटल करने से क्या फायदा होगा, आपको रिपोर्ट में दिखाएंगे। उत्तराखंड में जल जीवन मिशन के तहत 14 लाख पानी के कनेक्शंस हैं। हर घर नल, हर घर जल स्कीम में नल तो पहुंचे, लेकिन कई जगह जल नहीं पहुंचा। नतीजा ये कि पौड़ी में ये स्कीम सवालों में घिरी तो चमोली में लोग आज भी सवाल खड़े कर रहे हैं। तपोवन गांव के रहने वाले ओम प्रकाश डोभाल के मुताबिक उनके गांव में स्रोत से न तो कोई लाइन बिछी, न घर में नल से जल पहुंचा। एक तरफ ये हाल है, वहीं सवाल है कि बिना नल और जल के स्कीम को डिजिटल कर भी दिया गया तो क्या ही फायदा। सरकार ने जो टेंडर लगाए अभी वही काम पूरे नहीं हुए। पहले से जो नल थे उनमें से पहले से पानी नहीं आ रहे हैं। स्रोतों के पानी को बढ़ाया ही नहीं गया, जो पहले के स्रोत थे उन्हीं पे नल लगा दिए गए और सरकार कह रही है इसको डिजिटल करने जा रही है। जब नल पे पानी नहीं है तो डिजिटल किस चीज का करना चाह रहे हैं। जल्द ही उत्तराखंड के सभी स्कीम्स की और जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उन सभी की एक ID क्रिएट होगी, जिसको देख करके कोई भी व्यक्ति कहीं से बता सकेगी कि कहाँ पर पानी की टंकी बनी है, कहाँ पर पाइपलाइन पड़ी है, और इसको भारत सरकार भी देख सकेगी। ये सारा प्रपोजल, ये सारे प्रोजेक्ट हमारे PM वेबसाइट पे भी अपलोडेड है। नल और जल वाली इस स्कीम पर उत्तराखंड में जमकर सियासत भी हुई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने पिछली सरकार में ये मुद्दा सदन में उठाया था, पर अभी भी हाल न सुधरने की बात कर रहे हैं। तो गर्मियों में पानी की परेशानी वाले मसूरी क्षेत्र में मंत्री गणेश जोशी के मुताबिक प्रदेश में 80% कनेक्शन ठीक हो चुके हैं और 3 महीने में पूरी स्कीम फिट करने के आदेश कैबिनेट में CM ने दिए हैं। आज हमारा पेयजल विभाग ये सुनिश्चित कर रहा है कि
जो लाइनें मैंने बिछाई हैं उनमें पानी की सप्लाई हो, वाटर सोर्सेज से वो जुड़े, और हमें पूरा भरोसा है कि एक जो टाइम बाउंड प्रोग्राम माननीय निर्धारित किया है 3 महीने के अंदर हर नल में जो है जल होगा। मैंने इस विषय को, इसकी क्वालिटी और उसको लेकर विधानसभा में प्रश्न उठाया था और यकीनन कई जगह ऐसे पाइप्स लगाए गए और मैंने तब कहा था कि ये जो जंगल की आग है पहाड़ में, पर्वतीय क्षेत्रों में, नहीं टिकेंगे। और आज कई क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ वो पाइप है ही नहीं, और लोगों का ये भी आरोप है कि इसमें पानी तो नहीं आ रहा लेकिन अब बिल आने शुरू किए हैं। किसी भी विभाग की तरफ से स्कीम को डिजिटल करना सामान्य बात है। यही अब जल जीवन मिशन के कनेक्शन के लिए भी हो रहा है, पर पब्लिक को फायदा तब मिलेगा जब स्कीम के हर नल में जल आएगा। चमोली से नितिन के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कुमाऊं के दौरे पर हैं और शाम को नैनीताल के कैची धाम पूर्व राष्ट्रपति पहुंचे, जहां उन्होंने बाबा नीम करोड़ी के दर्शन किए। और नैनीताल के साथ में पूर्व राष्ट्रपति का अल्मोड़ा के द्वाराहाट जाने का भी कार्यक्रम है। नैनीताल में कैची धाम दर्शन के दौरान कई अधिकारी भी मौजूद रहे। कैची धाम में दर्शन के लिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को पिछले रास्ते से ले जाया गया। इस दौरान मुख्य गेट पर भक्तों की भीड़ लगी रही। हालांकि इस दौरान उन्होंने मीडिया से दूरी बनाई रखी। चलिए अब देखते हैं पहाड़ टॉप 10। रुड़की के गंगनहर इलाके के खेत में एक युवक की गला रेतकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। उत्तरकाशी के कमत क्षेत्र में भालू की दहशत देखी जा रही है। भालू ने बीती रात 2 गौशाला में घुसकर 2 गाय को अपना निवाला बनाया। अल्मोड़ा जिले के प्रभारी सचिव पंकज पांडे ने अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में खुद उनका ही पीडब्ल्यूडी विभाग सबसे फिसड्डी निकला, जिस पर उन्होंने नाराजगी जताई। वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर यूनिटी मार्च का आयोजन किया गया। हरिद्वार में पदयात्रा मार्च और दूसरी गतिविधियां भी आयोजित होंगी। कुमाऊं विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का कार्यक्रम लगभग तय हो गया है। 4 नवंबर को दीक्षांत समारोह होना है। उत्तरकाशी के चिनियाली सौंड में बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें कुल 56 शिकायतें दर्ज की गई और 18 का मौके पर ही निपटारा किया गया। पिथौरागढ़ में डीएम की मौजूदगी में जनता दरबार का आयोजन किया गया, जिसमें अधिकतर शिकायतों का मौके पर ही निपटारा किया गया। हरिद्वार में आंगनबाड़ी केंद्रों के संचालन में गड़बड़ी पाए जाने पर डीएम मयूर दीक्षित सख्ती दिखाते हुए नजर आए। साथ ही सभी बाल विकास परियोजना अधिकारियों को नोटिस जारी की गई। पिथौरागढ़ में 4 दिवसीय 8 गांव शिलिंग महोत्सव शुरू हो गया है। उद्घाटन के मौके पर विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अल्मोड़ा के बरचूला में 7 दिवसीय एडवेंचर फेस्ट का आयोजन किया गया, जिसमें 100 युवाओं को विभिन्न एडवेंचर एक्टिविटी की ट्रेनिंग दी जाएगी। उत्तराखंड के मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने छठ लोक पर्व मनाया। बिहार और पूर्वांचल के लोग छठ का त्योहार मनाते हैं और मुख्य सचिव ने भी अपने परिवार के साथ में देहरादून में छठ पूजा की और डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया। साथ ही प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना की। हरिद्वार में कुछ जगहों पर छठ लोक पर्व मनाया गया। यहां पर हर की पैड़ी के ब्रह्मकुंड में बिहार और पूर्वांचल के लोग पहुंचे और डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया गया। उत्तराखंड में बिहार मूल के काफी लोग रहते हैं जो काम के सिलसिले में यहां पर आते हैं। उन्होंने अपना लोक पर्व मनाया।